और जैसा कि आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि नाफरा करके एक नया रेगुलेटर आ गया है जो आईसीआई रेगुलेटर के साथ उसके भी ऊपर में है। और वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हुए जो भी ऑडिट हो रही है, खासकर कंपनीज ऑडिट, उसका वो चेक करके ऑडिटेड बैलेंस शीट को, और उसके बेसिस पर उसमें जहां भी कमियां निकल रही है, चाहे वो रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट हो, या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस से रिलेटेड हो, या कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस से रिलेटेड हो, तो उस पर वो पेनल्टी लगा रही है। So I welcome you all to this audit premium group led by CA Sanjay Goel, and he is practicing since 1999 in the field of company audit, tax audit, direct and indirect taxation. The name of the firm is AMSD and Associates, having offices at Jamshedpur and Ranchi. Elected as Secretary of Jamshedpur Chartered Accountant Society for the period 2017 to 2019. Elected in the Committee of Jamshedpur branch of CIRC of ICAI for the period 2019 to 2022. Served as Vice Chairman of Jamshedpur branch in the year 1920 and as Chairman of Jamshedpur branch for the year 2021. Presented papers on tax audit, company audit, accounting standards, standards of auditing, direct tax and GST on various forums. Regular speaker in the study circle meet of Jamshedpur Chartered Accountant Society. तो और हमने भी संजय गोयल जी को बहुत सुना है, और ही हैज वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा, और अब बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है जमशेदपुर में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जीएसटी का रेगुलर ग्रुप चला है हम लोग का पिछले 6-7 साल से, वैसे ही ऑडिट का ग्रुप आप ही लोग ने डिमांड किया था कि एक ऑडिट का स्टैट्यूटरी ऑडिट हो या इनकम टैक्स ऑडिट का एक ग्रुप होना चाहिए, जहां पर रेगुलर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो वो प्रॉब्लम को हम लोग रेगुलर बेसिस पे इसको डिस्कस करेंगे, वीकली मिलेंगे, लेकिन उससे हमें लगता है कि वो सारे प्रॉब्लम जो आपके बार बार आ रहे हैं ऑडिट करते वक्त, वो आपका कंप्लीट यहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और कुछ भी नया डिस्कशन हो, क्वारीज हो, वो सब हम लोग साथ मिलकर अगर डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली एक नया सॉल्यूशन मिलेगा और अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो सीए संजय गोयल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू के अग्रवाल जी। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी का इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा दूं कि आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो जैसा कि आप लोगों का जीएसटी का काफ़ी समय से एक इंटरेक्टिव सेशन इस तरह से चल रहा था, जिसमें जीएसटी लिटिगेशन में आप लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया, हेड बाय सीएस के अग्रवाल जी। तो उसमें आप लोगों को काफ़ी फ्रूटफुल भी रहा, सबने काफ़ी अच्छे से जीएसटी के लिटिगेशन को सीखा भी, और आज उस पर काफ़ी अच्छा सब काम कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे आप ही लोगों के ग्रुप में से कुछ बातें हुई कि भाई हम लोगों को ऑडिट में भी दिक्कतें हो रही है, कुछ कुछ ऑडिट के बारे में जानकारी भी चाहिए, और कहीं कहीं पे हम लोग फंस भी जाते हैं। और खासकर ऑडिटर पे ही पेनल्टी लग रहा है। तो ऑडिटर पेनल्टी लगने की वजह यह है कि ऑडिटर्स ने जो, ऐसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है, उसे मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है, ऑडिटर को उसको ऑडिट करना है। और ऑडिटर यदि उसमें कुछ खामियां पाता है तो उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करना है, उसको क्वालिफाई करना है या उसको डिस्क्लेमर देना है। लेकिन ऑडिटर जो है वो वहाँ पे फेल हो जा रहा है। वो प्रॉपर तरीके से जो भी कमियां शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट में है, या उसमें जो भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड कमियां हैं, उसको पूरी तरह से अपने ऑडिट रिपोर्ट में या तो ठीक नहीं करवा पा रहे, या उसको ला नहीं पा रहे ऑडिट रिपोर्ट में। इस वजह से नाफरा की तरफ से पेनल्टी और ये कंपनी और मैनेजमेंट के साथ साथ ऑडिटर पे भी लगाया जा रहा है। तो आज हम लोगों को, खासकर जब हम लोग कंपनी ऑडिट करते हैं, तो उसमें विशेष रूप से काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मिस्टेक्स हमसे ना हो और हम लोग अपने आप को बचा सकें। आईसीआई का भी अपना रेगुलेटर्स है, वो भी हमें देख रहा है, और नाफरा आज कुछ ज़्यादा ही देख रहा है हम लोगों को। तो अब काफ़ी सावधानी के साथ और काफ़ी अच्छे तरह से समझ करके, और तब जाके हम लोगों को कोई भी ऑडिट साइन करना चाहिए। तो मेन पहले में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, आज का जो हम लोगों का मेन मिलने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे आज, कि हम लोग किस किस विषय पे किस तरह से डिस्कशन करेंगे।
मतलब हम लोगों का यहाँ उद्देश्य है कि हम लोगों को इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन नहीं देना है। नहीं, हम लोग को एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उस पर हम एक कोई प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन को एज ए स्पीकर। वो हम लोगों को वो उद्देश्य नहीं है इस प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग जो जो अभी डिसाइड करेंगे करते समय क्या क्या परेशानियां आ रही है, या उसमें क्या क्या क्वेरीज आप लोगों के सामने आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग सब मिलकर निकालेंगे। जो भी क्वेरी आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे उस क्वेरी को हम लोग। जैसे कि मान लीजिए आज आप लोगों ने कोई क्वेरी उठाया और उसका कोई सॉल्यूशन किसी के भी पास सामने में तुरंत नहीं आ रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे इस बीच में हम लोग सबको ही पढ़ेंगे उसको, और पढ़ के उस क्वेरी का नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको प्रॉपरली डिस्कशन करके उसका एक प्रॉपर आउटकम निकालेंगे, ताकि एक सही तरीका से एक हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व हो सके। तो आज मैं कुछ कुछ पॉइंट पे टच करता हूँ आप लोगों के साथ में, एक एक ओवरव्यू के रूप में कि हम लोग कहाँ पे हैं और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021। जैसा आप सभी को मालूम है कि कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 अब सभी कंपनियों के लिए लागू हो चुका है। तो इस लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर के कुछ कुछ संशय है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये सभी कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ को लगता है कि केवल लिस्टेड पे एप्लीकेबल है। तो ऐसा है नहीं। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2021 को हम लोगों को प्रॉपरली इसकी एप्लीकेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो ये इसमें एक एसएमसी का डेफिनेशन दिया हुआ है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। ये स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के ऊपर में कुछ एग्जाम्पशन के साथ एप्लीकेबल है। कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ डिस्क्लोजर से रिलेटेड एग्जाम्पशन इसमें बताए गए हैं। अदरवाइज बाकी कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंपनी पे एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 एप्लीकेबल होता है। लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरह से है, क्या क्या एग्जाम्पशन उसमें है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी का क्या डेफिनेशन उसमें दिया गया है, और उस डेफिनेशन के आधार पे किस तरह की कंपनियों को क्या क्या छूट उसके डिस्क्लोजर से या उसके एप्लीकेबिलिटी से मिलेगी, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो जैसे एक है कि एक सवाल आता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड टैक्स ऑडिटर। अब जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर यदि किसी कंपनी का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसे एडिटिव वन फाइल करना पड़ता है एज ए स्टेट्यूटरी ऑडिटर। परंतु क्या टैक्स ऑडिटर के केस में भी ये कोई फॉर्म आर उसमें फाइल करने की जरूरत है? कोई कोई इसमें से अपने आप को अनम्यूट करके इस विषय पर कुछ बता सकता है कि क्या टैक्स ऑडिटर यदि किसी कंपनी में स्टेट्यूटरी ऑडिटर एंड टैक्स ऑडिटर दोनों सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वैसी स्थिति में क्या आरओसी में टैक्स ऑडिटर के लिए अलग से कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत है? और यदि किसी कंपनी का स्टेट्यूटरी ऑडिटर अलग है और टैक्स ऑडिटर अलग है, तो वैसी स्थिति में क्या टैक्स ऑडिटर के लिए अलग से आरओसी में कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत है? सर टैक्स ऑडिटर के लिए कोई एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। तो उसके लिए क्या मतलब आरओसी में फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं सर, अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है तो एनओसी लेना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर से। हाँ, नहीं कंपनी के लेकिन हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो हमारा इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है कि हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ। अभी हम हम्म, लोग कंपनीज एक्ट की बात करें, यदि कंपनीज एक्ट के तहत कोई टैक्स ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट में है अदर देन स्टेट्यूटरी ऑडिटर? सर टैक्स के ऑडिटर के लिए तो कुछ भी नहीं है सर, ओनली स्टैट के लिए ही है। नहीं, उसमें नियम है, टैक्स सेक्शन 144 है, सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसमें आप देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि इन केस ऑफ यदि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अलावा टैक्स ऑडिटर यदि बनते हैं कोई कंपनी का, तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। उसका सर्टिफाइड कॉपी आपको ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर फाइल में लगा के रखना है कि आपको टैक्स ऑडिटर बनाया गया है। यदि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड टैक्स ऑडिटर एक साथ बनते हैं और उसमें उस बात का जिक्र आपके रेजोल्यूशन में किया हुआ है, तो दैट इज एनफ, तो आपका आरओसी में फाइल भी हो गया और उसके लिए अलग से कोई और बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ओनली टैक्स ऑडिटर के रूप में बाद में यदि आपका अपॉइंटमेंट होता है, आप स्टेट्यूटरी ऑडिटर है, बाद में कंपनी आपको टैक्स ऑडिटर ही बनाती है, यदि उसका लिमिट पार कर जा रहा है टैक्स ऑडिट के लिए, या किसी और ऑडिटर को, किसी और सीए को टैक्स ऑडिटर बनाती है, तो दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग, और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑडिटर को अपनी वर्किंग पेपर फाइल में लेके रखना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के। तो ये जनरली लोगों का छूट जाता है। और आजकल जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पीयर रिव्यू भी बहुत ज़्यादा अब एप्लीकेबल होने जा रहा है सभी के ऊपर में। अभी जो 5 पार्टनरशिप फर्म या 5 से ज़्यादा
पार्टनर वाले फर्म है उन पर तो कंपलसरी हो गया है पीयर रिव्यू। वो 30 जून तक उनको अपना पीयर रिव्यू करवा लेना है, उसके बाद ही वो कोई भी ऑडिट में साइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऑडिट में साइन कर नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे उसको 5 को फिर 4 कर दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि उसका जो साइकिल दिया हुआ है 1.5 से 2 साल के अंदर में ईच एंड एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी कवर्ड बाय द पीयर रिव्यू, जो भी ऑडिट का काम करते हैं। तो आपको 3 साल में एक बार अपना पीयर रिव्यू 3 3 सालों का कराना ही पड़ेगा। तो उसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, उसको सही तरीके से मेंटेन करना, ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल को सही तरीके से बनाना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए उस विषय पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के बारे में ये बात करेंगे हम लोग अपने सेशन में, कि कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो हम लोग डे टू डे बेसिस ऑडिट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस ऑडिट के से हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, क्या क्या वर्किंग पेपर फाइल होने चाहिए, और क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को प्रॉपर तरीके से फाइल में मेंटेन करना चाहिए, ताकि कल को पीयर रिव्यू कराना पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई आरओसी से चिट्ठी आ जाए, कोई नाफड़ा का कोई इशू आ जाए, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसको प्रोड्यूस कर सके, दिखा सके कि भाई हमने अपना ऑडिट जो है प्रॉपर तरीके से किया है, प्रॉपर एक्सपर्टाइज और प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म को हमने अपनाया है, हमारी तरफ से कोई चूक या भूल नहीं हुई है। तो इस तरह से एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड टैक्स ऑडिटर के बारे में बात होगी, इसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्ट क्या होता है कि जनरली आप देखते होंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना एक रिपोर्ट देना पड़ता है एनुअल एनुअल रिटर्न में, जो सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें जो डिस्क्लोज करते हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि नोट्स एंड अकाउंट्स में भी लिखी जाती है कंपनी के बैलेंस शीट में, तो उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं रहनी चाहिए। जनरली देखा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बोर्ड रिपोर्ट में कुछ और लिख रहे हैं, और जो आपका नोट्स एंड अकाउंट्स है बैलेंस शीट का, उसमें कुछ और अलग ही बात लिखा हुआ है। खासकर मैक्सिमम होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के केस में, या कंपनी कोई डिविडेंड अपना डिक्लेयर कर रही है, तो या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है तो उस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर रही है आगे सालों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस बात का जिक्र डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मिलेगा आपको। तो ये नोट्स एंड अकाउंट्स में भी डिस्क्लोज होना चाहिए इसी तरीके से, वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नाफरा ने भी पाया है, आईसीआई ने भी पाया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो रिपोर्ट होते हैं, उस रिपोर्ट में जिन जिन बातों को लिखा जाना है उसमें से कुछ बातें जो नोट्स एंड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स एंड अकाउंट्स में रहते हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी है, तो उस पर ऑडिटर को विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट तो बाद में बनता है, आप ऑडिट पहले कर लेते हैं, तो उसमें फिर उसको कैसे हम लोग उसको बताएं इनकंसिस्टेंसी को। तो उसके लिए फिर क्या है कि एक अदर मैटर होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ऐसे 700 में, उस अदर मैटर में आपको इस बात को लिखना है कि हम लोगों ने जो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट या अदर रिपोर्ट को चूंकि नहीं मिल पाया था तो हम उसको कंसिडर नहीं कर पाए हैं। इस तरह से उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स बनता है। यदि आपने बोर्ड रिपोर्ट को नहीं देखा या आप ऑडिट साइन होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट बन रहा है, तब ऐसी स्थिति में डिस्क्लोजर होना चाहिए। उसके बारे में जब हम लोग ऐसे 700 या ऐसे 705 पढ़ेंगे तो उसमें वो डिटेल में उस विषय पे जाएंगे हम लोग। जैसे हम लोगों को मिनट्स बुक्स जो होता है बोर्ड मीटिंग का, उसको भी जरूर देखना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या डिसीजंस किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उसका कोई इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो नहीं है, उसका कोई बोर्ड नोट्स एंड अकाउंट्स में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। अब एक 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 इम्पॉर्टेंट इशू और नाफरा ने उठाया था, जो कि नाफरा का 23/4/2022 का ऑर्डर हुआ है, उसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जैसे सभी को मालूम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव हो किया जाता है पहले, उसके बाद ऑडिटर को दिया जाता है स्टेटमेंट साइन करने, ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए और साइन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लोगों को किस किस तरह से इसको डील करना चाहिए, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम लोग के पास कंपलसरी होना चाहिए, कोई इस विषय पे बताना चाहेंगे कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पहले अप्रूव होता है, उसके बाद फिर वो ऑडिटर के पास आता है साइन होने के लिए और ऑडिट रिपोर्ट लगाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में ऑडिटर को अपने पास क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहिए ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो आता है वो एमएल। हाँ वो तो है ही, वो तो आपका ऑडिट का पार्ट हो गया कि भाई ऑडिट कर रहे हैं तो आप कई कई विषयों पे एमआरएल ले सकते हैं। जिस जिस जी। विषय पे डाउट है, जिस विषय पे मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है चेक करने के लिए, या जिस पे आप लोगों का आपस में सहमति नहीं है मैनेजमेंट के साथ में, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट को लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए,
तब वहाँ पे MRL ले करके उसको किया जाता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताया गया है कि जो बोर्ड मीटिंग में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड हुआ है, उसका सर्टिफाइड कॉपी आपको जरूर लेना चाहिए साइन करने के पहले। क्योंकि कल को ये हो सकता है कि जनरली क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो सब बोर्ड एक्चुअल में बोर्ड मीटिंग होता नहीं है। कल को कोई डायरेक्टर्स जो है वो ब्लेम लगा सकता है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बिना बोर्ड मीटिंग के अप्रूव हो गया, सीए ने भी उसको साइन कर दिया और वो एजीएम में भी चला गया अप्रूव होने के लिए। ऐसा यदि डायरेक्टर्स के बीच में कभी कोई लिटिगेशन आ जाएगा और डायरेक्टर एक दूसरे पे यदि इस तरह से लिटिगेट करेंगे तो ऑडिटर भी वहाँ पे साथ में फंस जाएगा। तो ऑडिटर को अपने आप को यहाँ पे सेफ रखने के लिए, अपने स्कीम को बचाने के लिए उसे बोर्ड अप्रूवल जरूर रखना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहे हैं अपना, तो उस समय आप अपने मैनेजमेंट को बोलिए कि भाई आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक रेजोल्यूशन सर्टिफाइड कॉपी करके हमको दे दीजिए कि आपने इस बैलेंस शीट को अप्रूव कर लिया है, तभी हम इसको साइन करेंगे बैलेंस शीट को। ताकि कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपस में कोई मतभेद हो तो उसमें आप ना फंसे, उसमें आप अपने स्कीम को बचा के रख सके। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी, सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। इसी जगह पे जनरली मिस्टेक हो जाता है, कोई जल्दी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बाद में जब कोई लिटिगेशन होता है तो वहीं पे जाके फंस जाते हैं। वहाँ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, ऑडिटर सही होते हुए भी वहाँ पे वो गलत साबित हो जाता है और उनके झगड़े में फंस जाता है बीच में। अब डायरेक्टर्स के झगड़े में ऑडिटर फंस गया, यहाँ पे ये हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट होता है। हाँ रचित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अ, जैसे अगर हम 5 सितंबर 2023 बैलेंस शीट का डेट रखते हैं हाँ और उसका यूडीएन हम ऑलमोस्ट अक्टूबर में जनरेट करते हैं, वो दिन पे तो हमने यूडीएन जनरेट नहीं किया होता है, राइट? ठीक है। लेकिन जब हम ऑडिट रिपोर्ट के नीचे वो यूडीएन प्रिंट करते हैं, राइट, हाँ तो उसमें डेट लिखा होता है 5 सितंबर, क्योंकि बैक डेट में हमको यूडीएन अलाउड करने का अलाउड है। हाँ तो ठीक है। क्या इसकी जगह हमको हैंड रिटन लिखना चाहिए, क्योंकि यूडीएन पता चलता है कौन सी डेट को यूडीएन जनरेट हुआ है और कौन सी डेट का बैलेंस शीट है, तो इसमें कुछ मिसकंडक्ट का केस हो सकता है। नहीं, यूडीआईएन तो आपको अलाउ किया गया है कि आप 60 दिन के अंदर जनरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जब बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं उस समय आपको यूडीआईएन जनरेट करना ही है। वो तो आपको आईसीए ने दिया ही है 60 डेज का टाइम। हाँ 60 दिन के अंदर यूडीआई जनरेट कर लीजिए, लेकिन उस यूडीआईएन को आपको साइन कॉपी में तो फिर हाथ से ही लिखना पड़ेगा। हाँ, अभी क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन प्रिंटेड नहीं कर प्रॉपर सकते उसको ना। प्रॉपर करने के लिए उसको प्रिंट करके लिखते हैं। तो अभी जब 5 सितंबर को प्रिंट हुआ है तब तो यूडीएन जनरेट नहीं हुआ था, यूडीएन तो 5 अक्टूबर या उसके बाद जनरेट हुआ है। हाँ तो वो क्वेश्चनेबल हो सकता है कि तो भाई आप हैंड रिटन जब ज्यादा 5 को कर चुके हैं बेनिफिशियल। तो यूडीन का प्रिंट, यूडीन कैसे प्रिंट हो गया हाँ बैलेंस हाँ, में? वो फिर बाय हैंड या रिटर्न ही होना चाहिए फिर वहां पे। क्योंकि क्या है, जब जब लोग, हम मेरा फॉर्म पीयर रिव्यूड है तो हम करने के लिए गए थे, तब वो उन्होंने मुझे बताया था कि ये आप कैसे कर सकते हो। हाँ तो यही सब पीयर रिव्यू होने से कम बहुत सी गलतियां ये सब भी मालूम चलती है हम लोगों को कि हम लोग इस जगह पे गलती कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए काफी फायदेमंद है जो पीयर रिव्यू होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम्म। और जैसे मान लीजिए कि कोई नई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 28 दिसंबर 2023। अब नई कंपनी में आप लोगों को मालूम ही है कि उसमें जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है विद इन 6 मंथ उसको बैंक अकाउंट में लाना होता है और उसके लिए बिजनेस कमिटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है आरओसी में, तभी जाकर के वो बिजनेस शुरू कर सकती है। अब चूंकि मान लीजिए 28 दिसंबर को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है और वो 31 मार्च को उसका बैलेंस शीट बन रहा है, क्योंकि चूंकि कंपनी 28 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुआ तो उसका बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 को बनेगा। वो 15 महीना से वाला इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी में यदि इनकॉर्पोरेट होता तब उसका बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 को बनता, पहला बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ 28 दिसंबर को चूंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, इसका पहला बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 का बनेगा, वो 26 का बनता है, यदि जनवरी को होता तो। हाँ 25 का बनता, अभी 24 का बनेगा। मान लीजिए कि 28 दिसंबर 2023 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो पहला बैलेंस शीट इसका बनेगा 31 मार्च 2024 का। अब उसको सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है अपना ले करके आना है कंपनी में विद इन 6 मंथ। 31 मार्च तक उसने अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेकर नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में अब ऑडिटर्स कैसे उसको ट्रीट करेगा, बैलेंस शीट में कैसे उसको प्रेजेंट करना है। और यदि मान लीजिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो 6 महीने तक भी नहीं लाया, उसके बाद ऑडिट साइन हो रहा है। मान लीजिए 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट है, वो जुलाई या अगस्त में कभी जा करके ऑडिटर साइन करने कर रहे हैं उसको, वो तब तक भी वो अमाउंट नहीं आया है,
तो ऐसी स्थिति में ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में कैसे उसको डील करना है और क्या लिखना है, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है जिस पे भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। कोई इस बारे में कोई अपना विचार रख सकता है कि इस स्थिति में ऑडिटर को कैसे डील करना है, क्या डिस्क्लोजर देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है? एनीवन? Yes, please. आप लोग अपना वीडियो भी ऑन रखिएगा और साथ साथ में बोलिएगा, बात करिएगा तो ज़्यादा सुविधा रहेगा हम लोगों को इसको एक इंटरेक्टिव सेशन के रूप में ज़्यादा तरीके से समझने में विषयों को। हम तो क्या है इसी तरह से बोलते चले जाएंगे, लेकिन फिर क्या है वो उसमें मज़ा नहीं आएगा उस तरीके से। तो आप लोग भी उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट करिए और इसमें अपना जो विचार है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होना चाहिए बैलेंस शीट में, फिगर्स और क्या क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए, वो आप लोगों की तरफ से हम चाह रहे हैं आउटपुट। ऐसा आप लोगों के पास केस आया ही होगा और इस तरह के कंपनी का ऑडिट आप लोगों ने किया ही होगा कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट 31 मार्च तक आया नहीं है, आप ऑडिट साइन कर रहे हैं, तो आपके पास तो प्रैक्टिकली इस तरह की सिचुएशन आई होंगी सभी के पास जो कंपनी ऑडिट कर रहे हैं। तो कैसे आप लोगों ने डील किया ये बताइए, कैसे आप लोगों ने साइन किया, बैलेंस शीट में क्या लिखा, क्या डिस्क्लोजर दिया? करंट एसेट में सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यू करके एक लेजर क्रिएट किया होगा। Right, right. दो सिचुएशन है यहाँ पे। एक है कि विद इन 6 मंथ अमाउंट, मतलब ऑडिटर के साइन करने के पहले अमाउंट आ गया और विद इन 6 मंथ के पीरियड में, लेकिन 31 मार्च को नहीं आया था वो। दूसरा सिचुएशन है कि 6 महीना भी पार हो गया है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रहा है और अमाउंट नहीं आया है तब तक में। दोनों ही सिचुएशन का अलग अलग से ऑडिटर्स को कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। कुछ भी कहिए लेकिन कहिए। सौरभ, एनी कमेंट फ्रॉम सौरभ? हम लोग तो कोई कमेंट तो डाले नहीं है उसके अंदर कभी, सिर्फ उसको रिसीवेबल में ही डाल के बैलेंस शीट साइन किए है। अच्छा, जैसे इसमें क्या है, दो सिचुएशन है। एक तो है हाँ कि मार्च तक नहीं आया लेकिन उसके बाद विथ इन 6 मंथ आ गया है अमाउंट। हाँ, तब तो वैसे कोई तो इतना ऐसी स्थिति में उसमें नियम है, इसमें शेड्यूल हाँ 3 में दिया गया है इस चीज के लिए, कैश पर शेड्यूल हाँ 3 अमाउंट ड्यू फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स विल बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। कि हम्म सब्सक्राइबर्स, क्योंकि पेड अप कैपिटल तो हम लोग को दिखाना ही पड़ेगा जो सब्सक्राइबर ने लिया है, वो दिखाने पड़ेगा। हाँ। लेकिन वो दिखाना पड़ेगा। और शेयर सर्टिफिकेट के लिए भी नियम है सेक्शन 56 में कि आपको हम्म 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना है, भले ही उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो। तो हाँ हाँ हाँ। आपको शेयर तो पेड अप दिखाना ही पड़ेगा, तो उसका ड्यू दिखाना पड़ेगा करंट एसेट्स में कि रिसीवेबल है प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ में। हम्म। लेकिन अमाउंट 6 महीना में भी नहीं आया है, तो उसके लिए फिर आरओसी के पास नियम है कि वो उस कंपनी को क्लोजर के लिए मूव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट कर गया, तो एस एस 570 है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, एस ए 570 वो पिक्चर में आ जाएगा। और उसकी आधार पे गोइंग कंसर्न के बारे में बताते हुए कि इसका गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो गया है, क्योंकि हम लोग जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो गोइंग कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जिसमें जिसपे कमेंट करना पड़ता है गोइंग कंसर्न के बारे में। तो वहां पे रिपोर्टिंग में आ जाएगा कि इसका गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट है, कंपनी कभी भी क्लोज हो सकती है, कंटिन्यू नहीं कर सकती, ये बात ऑडिटर को लिखना पड़ जाएगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये मेन रिपरकशन है इस चीज का। सर मेरा एक कंसर्न था हाँ। कि जब मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट मुझे मिला नहीं, हाँ, फॉर्म 20 ये हम फाइल कर नहीं सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आरओसी में मान लीजिए ऑडिट भी किए, डिस्क्लोजर भी दिए, उसके हाँ। बाद भी आरओसी का एओसी फॉर एनजीटी 7 कैसे फाइल करेंगे जब तक 20 ये फाइल नहीं होगा? हाँ, तो वही तो हो गया ना, गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट कर गया। ऑडिटर लिखेगा तो भाई नॉट ए गोइंग कंसर्न। उस तरीके में मैं ऑडिट करके उस चीज को दे सकता हूँ क्लाइंट को? हाँ, आप ऑडिट करके आपने, आपको तो ऑडिट में क्या, ऑडिटर को अपना रिपोर्ट में लिखना होता है सब चीज़ों को, जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं उस बैलेंस शीट में, जो भी नॉन कंप्लायंसेस है, तो ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है, उसके गोइंग कंसर्न के बारे में लिखना है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं आया 6 महीने के अंदर में वो लिखना है। तो जब गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट कर गया तो अपने क्वालिफाई हो गया, रिपोर्ट क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगा ये। तो उसके बाद ऑडिटर बच गया, बाकी कंपनी पे जो होना है, जो पैनल पोजीशन होना है तो लगेगा ही, लेकिन ऑडिटर तो कम से कम बचेगा ना यहाँ पे। ऑडिटर अपने ड्यूटी को पूरा सही तरीके से ऑडिटर ने किया है, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। थैंक अब एक कंपनीज एक्ट में, कंपनी ऑडिट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो।
कारों के बारे में तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जरूर डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, क्योंकि कारों बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर किस तरह से रिपोर्टिंग करना है, हर एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कारों का। लेकिन सबसे पहले कारों किस पे लागू होता है किस पे नहीं लागू होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो एनीवन कोई बता सकता है कि कारों की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, क्योंकि इसको तो हम लोग कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं, हर साल जरूरत पड़ती है किस कंपनी में कारो लगेगा किस में नहीं लगेगा, ये हम लोग डिसाइड करके उसके बाद ही ऑडिट करते हैं उस कंपनी का। तो इसके बारे में कोई बोलना चाहेगा इस विषय पे कि कब कारो एप्लीकेबल होगा कब नहीं होगा? स्मॉल कंपनी को सर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। और स्मॉल कंपनी को नहीं होता है, ठीक है एकदम। और प्राइवेट कंपनी को कब एप्लीकेबल नहीं होता है ये? स्मॉल कंपनी में तो एप्लीकेबल नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है कि किस सिचुएशन में प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कुछ कंडीशंस बताइए। देखिए, प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब इसमें चार कंडीशन है, चारों फुलफिल रहे। चारों में से कोई ब्रीच कर जाएगा तो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कंडीशन है कि ये सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी और किसी पब्लिक कंपनी की नहीं होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व जो 1 करोड़ से कम होना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे। तीसरा कंडीशन है कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी 1 करोड़ से कम या बराबर या उससे कम होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो बोरोइंग्स है फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो 1 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी दिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन के लिए भी। और टोटल टर्नओवर या रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 जो है वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए, 10 करोड़ के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति यदि किसी चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तब जाके उस पर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक एक और क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल कंपनी में तो लागू नहीं होता है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे चारों कंडीशन फुलफिल होने से लागू नहीं होता है। तो एक सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है जब कंपनी प्राइवेट कंपनी भी है और स्मॉल कंपनी भी है और एक प्राइवेट कंपनी वाली एप्लीकेट कंडीशन फुलफिल भी नहीं हो रही है, तब वहां पे किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? उसके लिए पहले हम लोग स्मॉल कंपनी समझ लेते हैं, स्मॉल कंपनी क्या होता है। कोई बताना चाहेगा स्मॉल कंपनी क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप जो कि स्मॉल कंपनी का बताना चाहेगा? Paid up capital must be less than 4 crore and turnover must be less than 40 crore. हाँ, लेकिन वो कौन साल का देखना है? Last year का. दोनों के दोनों लास्ट ईयर का देखना है? Yes. उसमें ऐसा है कि पेड अप कैपिटल 4 करोड़ देखना है बैलेंस शीट डेट पे, जिस बैलेंस शीट को ऑडिट कर रहे हैं Right, right, right. बैलेंस शीट डेट पे कैपिटल 4 करोड़ का है कि नहीं। और टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, Yes. नॉट द बैलेंस शीट डेट का। ड्यूरिंग द ईयर का नहीं देखना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है कि वो 40 करोड़ क्रॉस था कि नहीं, तब जाके वो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में आएगा। और उसके अलावा वो कोई होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कंपनी जो है किसी की होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो स्मॉल कंपनी में नहीं आएगी। सेक्शन 8 कंपनी वो भी स्मॉल कंपनी में नहीं आती है, या स्पेशल एक्ट के तहत कोई कंपनी बनी हुई है तो भी स्मॉल कंपनी में नहीं आती है। तो ये सब स्मॉल कंपनी में नहीं आती है। अब मान लीजिए इस तरह का केस हो सकता है कि कोई कंपनी का टर्नओवर तो 40 करोड़ से कम है, लेकिन हाँ वो प्राइवेट कंपनी है तो स्मॉल कंपनी होगी, 4 करोड़ से कैपिटल भी कम है और टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है। लेकिन एक कंडीशन प्राइवेट कंपनी के लिए दिया हुआ है कि जिसका कैपिटल 1 करोड़ से कम है और या टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो उस पर कारो एप्लीकेबल हो जाता है। तो वहां पे हम लोग कौन सा रूल को मानेंगे कारो एप्लीकेबल के लिए, सर प्राइवेट अगर वो वाला कंडीशन को कि स्मॉल कंपनी वाला कंडीशन को? स्मॉल कंपनी वाला लेंगे सर, अगर वो स्मॉल कंपनी है तो वो कारों से बाहर रहेगी. हाँ, मतलब ये ओवर रूल कर रहा है यहाँ पे। Yes. यदि वो स्मॉल कंपनी हो गई तो फिर प्राइवेट कंपनी के कंडीशन को देखने की जरूरत ही नहीं है, इवन दो कि वो एज पर प्राइवेट कंपनी के नियम से कारों के एप्लीकेबिलिटी में आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो स्मॉल कंपनी हो गई है एज पर स्मॉल कंपनी डेफिनेशन। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कारो के एप्लीकेबिलिटी को देखने के लिए।
इसी तरह से कंपनीज के जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो उसमें एक इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी रिक्वायरमेंट आती है, ICOFR जिसको बोलते हैं। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कब आती है, एनीवन कोई बोलना चाहेगा? जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हैं अपना, तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम लोगों को करना है कि नहीं करना है इस केस में। तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं उसको? That is also not applicable on small companies. OPC पे नहीं है, स्मॉल कंपनी पे नहीं है, Yes. प्राइवेट कंपनी पे नहीं है, किस केस में? इन इन विच केस प्राइवेट कंपनी पे भी नहीं लगता है? यदि टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, और बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल बॉडी कॉर्पोरेट सबसे मिला के 25 करोड़ से कम हो, यदि दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट कंपनी पे इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लागू हो जाएगा। तो ये ICOFR के बाद में बारे में हुआ। एक होता है सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट। तो हम लोग कितना नंबर ऑफ ऑडिट कर सकते हैं कंपनीज के केस में, कंपनी ऑडिट, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग बताइए इस विषय पे। ये तो सभी को आप लोग जान रहे होंगे कि कितना नंबर ऑफ ऑडिट हम लोग कर सकते हैं। एनीवन? व्हाट इज द सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट? 20. One terms of 5 years. नहीं, सीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। Sir, 20. हाँ, 20. 20 की में क्या क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है? स्मॉल कंपनी शामिल नहीं होगा। उसमें है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी। ये है सीलिंग ऑफ ऑडिट के बारे में कंपनीज एक्ट में बताया गया ऑडिटर का। उसमें कहा गया कि 20 मैक्सिमम ऑडिट एक ऑडिटर कर सकता है कंपनी का, जिसमें कि OPC नहीं इंक्लूड है, स्मॉल कंपनी इंक्लूड नहीं है, और प्राइवेट कंपनी जिसका कि कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो इंक्लूड नहीं होता है इसमें। मतलब प्राइवेट कंपनी जिसका 100 करोड़ से कम कैपिटल है, स्मॉल कंपनी है, OPC है, ये सब वो 20 के लिमिट में नहीं आता है। इसके अलावा 20 का लिमिट है। लेकिन ICAI का क्या लिमिट है? कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो ऐसा हो गया कि हम लोग अनलिमिटेड प्राइवेट कंपनी जिसका कि 100 करोड़ से कम टर्नओवर है सबको ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ तो ही मतलब हो गया कि आज स्मॉल कंपनी में हम लोग जितना भी नंबर ऑफ स्मॉल कंपनी हो, 100 हो, 150 सबको ऑडिट कर सकते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट तो यही हो गया। लेकिन फिर ICAI का भी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो ICAI का क्या रिस्ट्रिक्शन है इसमें? सर वो टैक्स ऑडिट के बारे में है, वो 60 है। नहीं, टैक्स ऑडिट का नहीं बात कर रहा मैं कंपनी ऑडिट की बात कर रहा हूँ। 30 कंपनीज की लिमिट है सर। हाँ, As per ICAI. ICAI की 30 कंपनी की लिमिट, आपने सही कहा आपने, जिसमें कि OPC को इंक्लूड नहीं होगा। Small companies included है, private हाँ, companies स्मॉल included कंपनी सब सभी सभी तरह के कंपनी इंक्लूडेड है पति में, अदर देन OPC। केवल 1% कंपनी जो है उसके लिए कोई ICAI ने भी लिमिट नहीं बांधा है, वो आप एन नंबर ऑफ OPC का कर सकते हैं ऑडिट। लेकिन ओवरऑल टोटल कंपनी ऑडिट आप 30 से ज्यादा नहीं कर सकते। एक ऑडिटर एक फर्म में, एक फर्म में 5 पार्टनर है तो 150 ऑडिट हुआ, 4 पार्टनर है तो 120 ऑडिट हुआ। उससे ज्यादा आप कंपनी ऑडिट नहीं कर सकते हैं ओवरऑल। जिसमें कि फिर उस लिमिट में फिर हम लोग को कंपनी एक्ट के हिसाब से 20 का लिमिट देखना है। उसमें से 20 कंपनी वैसा नहीं होना चाहिए जो कि ये सब क्राइटेरिया से बाहर है। तो इस तरह से इसको सीलिंग को हम लोगों को देखने की जरूरत है, अपनी एलिजिबिलिटी को कि हम उस ऑडिट को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऑडिटर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर जिसको कि जो कि किसी कंपनी का स्टेट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता ड्यू टू दिस सीलिंग, वो सीलिंग लिमिट उसका 30 ऑडिट पार हो चुका है, उसको स्टेट्यूटरी ऑडिटर किसी कंपनी का और बन नहीं सकता है। यदि उसको उस कंपनी का टैक्स ऑडिटर बनने के लिए ऑफर किया जाए तो क्या वो टैक्स ऑडिटर बन सकता है उस कंपनी का? हाँ सर, बन सकता है। कारण कैसे बन सकता है? Yes, tax. टैक्स ऑडिट हम इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से करते हैं, वो कंपनी ऑडिट के हिसाब से करते हैं। तो उसमें आप सेक्शन 288 है इनकम टैक्स एक्ट का, आपको मालूम है टैक्स ऑडिट के लिए जो कौन टैक्स ऑडिट कर सकता है उसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 288 है। सेक्शन 288 में बताया गया है कि दीज पर्सन्स आर एलिजिबल टू कंडक्ट द टैक्स ऑडिट। वहां पे एक बात और लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ कि यदि इन केस ऑफ कंपनी, यदि वो कंपनी का स्टेट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो टैक्स ऑडिट भी नहीं कर सकता उसका। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपका सीलिंग 30 कंपनी ऑडिट का पार हो चुका है तो उसके बाद वो किसी कंपनी का आप टैक्स ऑडिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं।
आप एलिजिबल नहीं हो कंपनी का टैक्स ऑडिट करने के लिए, ओनली टैक्स ऑडिट करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखा है इस बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी के ऑडिट के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट भी 30 हो गई। हाँ, इन केस ऑफ ओके, यदि आपका ऑडिट सीलिंग पार हो चुका 30 ऑडिट का, आप एलिजिबल नहीं है स्टेट्यूटरी ऑडिट बनने के लिए, एज ए स्टेट्यूटरी ऑडिटर आप उस कंपनी को नहीं सर्व कर सकते हो, तो एज ए टैक्स ऑडिटर भी नहीं कर सकते हैं। इफ वी आर ऑडिटिंग 30 कंपनीज ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है, टैक्स ऑडिट कंपनी का किसी कर ही नहीं पाएंगे हम 30 के ऊपर, फिर किसी और कंपनी का आप नहीं कर सकते हैं। किसी और कंपनी का भी नहीं कर पाएंगे। बस वो 30, हाँ 30 किसी कंपनी का ही कर सकते हैं। उस 30 में से जिसका होता है उसका कर सकते हैं, यस अदरवाइज यस यस यस। किसी और कंपनी का आप टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते हैं। यदि आपका लिमिट 30 का हो चुका, कंप्लीट हो चुका है तो। गॉट इट। ये पर पार्टनर है। हाँ, हाँ पर पार्टनर, ये पर सीए ही है ये नियम, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब कुछ छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आज फर्स्ट डे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाते हैं। बाकी हम लोग जो है अपने एक एक विषय पे डिटेल में चर्चा तो करेंगे ही नेक्स्ट सेशन से। और डिटेल में जो चर्चा करेंगे उसमें एक लिस्ट मैंने बनाया है, वो लिस्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसके अलावा भी यदि कुछ आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीक किस विषय पे हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, तीसरा है कंपनीज एक्ट एंड रूल्स रिलेटेड टू द ऑडिट। मतलब कंपनीज एक्ट हम लोग पूरा कंपनीज एक्ट पर नहीं डिस्कस करेंगे, उस पर ऑडिट से रिलेटेड जो जो मेन मेन सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि रिलेटेड पार्टी इंक्लूड रहेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इंक्लूड रहेगा, जिसमें लोन्स एंड एडवांसेस टू द कंपनी फ्रॉम द कंपनी, उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि कारों का पार्ट है, वो कारों में आता है वो उसकी रिपोर्टिंग। तो इस तरह से हम लोग, और ऑडिट से रिलेटेड जो भी कंपनीज एक्ट के जो पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उस पर जहाँ भी क्वेरी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, बेन हुआ, बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में हो गया, ये सब हम लोग बात करेंगे। फिर है चौथे नंबर में टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट 3CA 3CB 3CD कब लागू, किस तरह से उसका क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस हम लोग करेंगे टैक्स ऑडिट का। और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कब टैक्स ऑडिट होता करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सेक्शन 44AB, 44AD, और उसमें कब ऑडिट होना चाहिए 44AD के हिसाब से, कब नहीं होना चाहिए, वो सब बहुत सारे के इंटरप्ले है उसमें, वो सब बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर कारो हुआ, कारो के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, जितने भी कारों के पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे किस तरह से रिपोर्टिंग करना है, तो किस तरह से डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑडिटर की तरफ से, उस पर बात करेंगे। फिर है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज के लिए शेड्यूल 3 की जो फॉर्मेट है, और उसमें जो डिस्क्लोजर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो शेड्यूल 3 में क्या किस तरह से फॉर्मेट है, कैसे बैलेंस शीट बनना चाहिए, तो उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए, कहाँ दिक्कतें आ रही है, उसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों के आएंगे। तो हम लोग इसमें सवालों के रूप में ही करेंगे इसको। आप लोगों के शेड्यूल 3 से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेंगे आप लोग सब इकट्ठा करके उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में, तो हम लोग उसको कंपाइल करके फिर उसके बारे में एक पूरा कंप्लीट स्टडी करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डिस्क्लोजर कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। इसी तरह से एक नॉन कंपनी एंटिटी जो होती है, जो अदर देन कंपनी, उसका ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उस पर भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह से होगी, वो उस पर भी बात करेंगे। उस पर भी एक अलग से पूरा इंस्टीट्यूट ने अलग से बुकलेट निकाला है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉन कंपनी एंटिटी, और उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो फॉर्मेट कैसे होने चाहिए उस पर भी गाइडेंस निकल के आ गया है। तो हम लोगों को उसको फॉलो करना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी उसमें किस तरह से आएगी, किसको छूट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का किसको छूट मिलेगा, वो सब के बारे में कंप्लीट लिटरेचर अपने पास अवेलेबल ACA की तरफ से हो चुका है, उसको हम लोगों को डिस्कस करना होगा। फिर एक होता है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेमवर्क। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले उसके फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है, वो फ्रेमवर्क पे भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। फिर एक इंस्टीट्यूट के दो बने हुए हैं ग्रुप, एक TQRB है, एक FRRB है। TQRB हुआ टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, और ये क्या करती है, जितने भी टैक्स ऑडिट हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया हुआ है उसका वो रिव्यू करती है, उसमें कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को निकाल करके उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में पूरा एक जगह से कंपाइलेशन उनका बना हुआ है। तो वो हम लोग जरूर उस पर बात करेंगे, उसमें कई तरह के गलतियां हैं, उस गलतियों का सुधार कैसे करना है वो लिखा हुआ है। तो वो हम लोग गलतियां चुन चुन के उससे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोगों से उस तरह की मिस्टेक्स या गलतियां ना हो।
एक FRRB फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड है। ये जो है कंपनीज का जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका रिव्यू करती है ये बोर्ड, करके उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, कौन कौन से डिस्क्लोजर में मिस्टेक है, कहाँ कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसके बारे में पूरा और उन्होंने निकाला है पब्लिकेशन। तो उस पर भी हम लोग देखेंगे उसको भी, और उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि उस मिस्टेक्स को हम लोग दोहराए नहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये सब मिला करके कुल इस तरह से टॉपिक को कवर करने का मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक चार्ट। आप लोग इसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हैं आप लोग बताइए, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट फ्राइडे को क्या किस विषय पर डिस्कस करेंगे उस पर चर्चा कर लेंगे एक बार। सर एक चीज और था इसमें, मेरा एक ओपिनियन था हाँ। कि इसमें इसमें PMLA का जो आया है रिपोर्टिंग का हम लोगों को, अच्छा। कि जो तो 10 लाख से ऊपर का कोई भी क्लाइंट अगर एसेट क्रिएट करता है, अच्छा, ठीक है। उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है, वो भी डिस्कशन हो जाता तो इस साल से वो एप्लीकेबल है हम लोगों के लिए, ऐसे पिछले साल से आ गया है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे, हम लिख लिए PMLA रिपोर्टिंग के बारे में। हाँ तो अच्छा रहेगा। और CSR का भी सर एक रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए, इसका, CSR के रिपोर्ट, CSR को लेकर के। हाँ, CSR का भी कर लेंगे, CSR रिपोर्टिंग। वो तो कवर करेंगे ही, वो तो हम लोगों का इसमें जो मैंने हाँ लिखा उसमें आ ही जाएगा। कंपनी एक्ट एंड रूल्स में जो इम्पोर्टेंट ऑडिट से रिलेटेड है, तो CSR तो आ ही जाएगा, वहाँ कवर होगा। बिल्कुल। और किसी का क्या मतलब क्या क्या होना चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस है तो एक बार बता देंगे तो उसी हिसाब से। इस हिसाब से हम लोगों का एक आउटकम निकल के आएगा कि कैसे डिस्कशन करें हम लोग आगे से। और क्या होना चाहिए? और सर जैसे कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे कोई इश्यूज आता है अगर, जैसे डायरेक्टर को लोन कंपनी दे सकती है या नहीं दे सकती है, इस पे भी बहुत जगह पे तो इश्यूज मैंने हैं। लिखा है कि उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर। लोन एंड एडवांसेस जो है टेकन एंड गिवन, क्योंकि कारो का पार्ट है ये, कारो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ आएगा पूरा चीज ये। ठीक है। हाँ। और जैसे सर डिवेंचर्स डिवेंचर्स वगैरह पे भी बात कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पे। जैसे कोई हाँ। एसेट सपोज कीजिए मैंने किसी कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, हाँ। कंपनी उस हिसाब से मुझे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या फिर फ्यूचर में कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करेगी, उस हाँ। एंगल को भी अगर हम लोग लोन को कन्वर्ट कर सके कैपिटल में, उसको तो लेकर के भी वो कुछ कंपनी डिस्कशन होना जेट का चाहिए। पार्ट हो गया। वो जी जी जी, वो मतलब कंपनी एक जेट प्लानिंग। कंपनी जेट का पार्ट हो गया, उसको ऑडिट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, ऑडिट में ही देखना है कि कंप्लायंस उसके रिलेटेड किया गया है कि नहीं किया हाँ गया। हाँ हाँ। तो वो नहीं तो मैं प्लानिंग एंगल से बता रहा था कि प्लानिंग हाँ, एंगल पे प्लानिंग कैसे एंगल से काम। फिर कंपनी जेट का पार्ट हो गया वो, तो उस पर डिस्कशन करना है। तो पहले हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट जो है उस पर हम लोग पहले फोकस कर लें, वैसे तो फिर ठीक। बहुत बड़ा हो जाएगा, सब्जेक्ट हाँ बढ़ता बड़ा हो चला जाएगा। जाएगा। जी जी। हाँ तो कंपनी लॉ पे अगर डिस्कशन करना है तो अजीत तिवारी जी आप लीड कीजिए, ग्रुप बनाते हैं। सर एक ग्रुप का नाम पहले इसका चेंज कीजिए सर, मेरा कहना है ना कि हाँ। जिस हिसाब से सर संजय सर सब लोग आए हैं सारे लोग, तो हाँ। इसका नाम जिज्ञासु रख देना चाहिए, जिज्ञासु। जी क्या? ये सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है। हाँ। तो कंसर्न यही है हमारा कि इसमें चूंकि बहुत वाकई में कंपनीज एक्ट ऐसा है ना कि जिसमें बहुत लोग अनभिज्ञ हैं अभी प्रॉपर, बहुत अगर बोला जाए कॉन्फिडेंटली कोई भी आगे आ जाए ऐसा नहीं हो पाता है। नहीं, कंपनी पर से ये अगर देखिए, कंपनी कंपनी ऑडिट की बात करें कि ऑडिट कंपनी से ऑडिट बहुत टफ हो गया, जितने कंप्लायंसेस और जितने बर्डन, बहुत जितने ज्यादा। रेगुलेटर आ गए हैं ना, कि आप कहीं जरा सा चूक करिएगा तो आप उसमें फंस जाएंगे तुरंत। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी चूक नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोगों को अपने आप को शार्प करना है। और शार्प कैसे बिल्कुल करेंगे? जो भी क्वेरी आएगा उसका हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लोग डीप में जाएंगे जब, तब हम लोग सीखते चले जाएंगे इन सब चीज़ों को। बिल्कुल। रचित जी बोलिए। सर मेरा एक सजेशन या कंसर्न ये है कि मैंने अभी पीयर रिव्यू करवाया ना, तो बहुत सारी चीजें पता चली कि हमको इतने सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। हम लोग काफी सारी चीजें वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन जब उसको डॉक्यूमेंट के एंगल से देखते हैं कि प्रूव करना पड़ेगा वेदर ये हमने जो जो भी प्रोसेस फॉलो किया है वो सही है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, वो पेपर पे प्रूव करना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हम्म। क्या हम ऐसा कोई ऑडिट के लिए चेकलिस्ट या ऐसा कुछ बनाए, ऑडिट मैनुअल बनाए, कुछ भी, ताकि इतने पॉइंट्स तो मिनिमम जो एट पार है सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो, और जब जब भी कोई ऑडिट साइन करता है, ऑडिट का प्लानिंग करता है, तो उतने पॉइंट को वो टेकन केयर कर ले, तो ताकि कुछ कुछ ऐसे प्लेन वैनिला पॉइंट है जो मिस ना हो जाए। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में कवर हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में हम लोग जो बात करेंगे तो उसी से रिलेटेड है। और वैसे भी पीयर रिव्यू जो है ना,
वो तो एक अलग पूरा सेपरेट चैप्टर हो गया कि पीयर रिव्यू में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो सब रिक्वायरमेंट वही है जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में लिखा हुआ है। यदि हम एज स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से अपना ऑडिट करेंगे तो आपको पीयर रिव्यू कराने के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए सब ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगे आपके। सर एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम रहता है, जो जिसमें हमने सारी डिटेल्स कंपाइल की होती है, अभी वो पीयर रिव्यू, और उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि अगर ऑडिट साइन होने के बाद 60 डेज के बाद इसको आप ओपन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ओपन करना तो उसको पहले कॉपी बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओपन कर सकते हो। तो अभी तो सर क्या करता है टीम, लास्ट ईयर का देखने के लिए कितनी बार वो ओपन भी कर सकती है, गलती से भी ओपन हो सकती है। तो भाई इतना स्ट्रिक्ट और रिजिड फॉलो करना तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरे कहने का मतलब ये तो। उसके लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जो पीयर रिव्यूअर है, जैसे हम यदि अपने ग्रुप में कोई पीयर रिव्यूअर है जो पीयर रिव्यू कर रहे हैं किसी का, तो वो इसमें से एक सेशन जो है पीयर रिव्यू पे ले लेंगे हम लोगों का, जो कि पीयर रिव्यू के बारे में सबको बताएंगे, ताकि जिन लोगों को पीयर रिव्यू कराना है तो सब से अपना तैयारी कर सकें। और यदि हमारे ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है जो पीयर रिव्यूअर है और पीयर रिव्यू कर रहा है, तो हम लोग किसी को गेस्ट के रूप में किसी एक सेशन में हम लोग उसको आमंत्रित कर लेंगे, इनवाइट कर लेंगे, जो कि हमें पीयर रिव्यू के बारे में बताएंगे सब चीज़। हाँ दे दे। ठीक है। और कोई हाँ भैया। और कोई एक्सपेक्टेशन? सर नमस्कार। नमस्ते सर, राजी बोलिए। सर एक मेरा भी आरओसी रिलेटेड क्वेश्चन था। पूछिए पूछिए। सर जैसे एक किसी कोई कंपनी बैठ रजिस्ट्रेशन जाइए, किया था बैठ जाइए, सेक्शन 8 बैठ का। जाइए, बैठ जाइए कहीं। हेलो। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, कोई जैसे सेक्शन 8 में हमको 3-4 वर्क मिला है। सेक्शन 8 में कंपनी रजिस्टर्ड है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सर। ठीक है। तो सर उसका अभी एनुअल कंप्लायंस या कुछ भी अभी फाइल नहीं हुआ है। हाँ, तो सर उसके बारे में हम ये जानना चाहते, क्या उसमें लेट फीस भी लगता है क्या सर? लेट फीस लगता है, सभी को लगता है। जो भी अच्छा आरओसी अच्छा में सर। फॉर्म फाइल करने का टाइम लिमिट है जिस भी फॉर्म का, आप समय से नहीं फाइल करिएगा तो उसका लेट फीस और सब देना ही पड़ेगा जब आप लेट से फाइल सर करिएगा। पर डे सर कितना लगता होगा, कुछ आइडिया है सर? अभी तो 100 रुपया पर डे का आ गया है ना, जी जी। और एनुअल फाइलिंग के लिए। बाकी के लिए तो मंथ वाइज है, 30 दिन, ट्वाइस है, फिर फोर टाइम्स ऐसा लगता है इसमें। जी जी। वो तो जो है तो आपको सर मिल जाएगा उसका। इसमें सर लास्ट डेट क्या है, जैसे कि उससे पहले सब फॉर्म फाइल फिलअप हो जाना चाहिए और फाइल हो जाए, लास्ट डेट? अलग अलग फॉर्म्स का अलग अलग डेट्स होता है, अलग अलग फॉर्म्स जी के लिए जी अलग जी अलग सर। डेट होता है। आप पर्टिकुलर कोई फॉर्म बताइएगा कि जी। क्या सर? जैसे अभी सबसे पहले एमएसएमई का रिक्वायरमेंट है फाइल करने का। जी और जी उसमें जी। सभी कंपनियों को अपना एमएसएमई का फॉर्म जो एमएसएमई 1 30 अप्रैल तक फाइल कर देना है। अभी पहला डेडलाइन तो वही है अभी। फिर एक है तो सभी डीन का अपना केवाईसी करा लेना है, उसका 30 सितंबर तक का टाइम है। जितने भी कंपनी में डायरेक्टर है सबको अपना डीन 3 केवाईसी कराना पड़ता है, तो जी उसका सर। 30 सितंबर तक समय है। एनुअल फाइलिंग का सबको मालूम ही है, एक समय 1 महीना और 2 महीना रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। तो इस तरह से अलग अलग अच्छा तरह अच्छा। के फॉर्म्स का अलग अलग डेडलाइन होता है फाइल जी। करने ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और कैसे क्या उसको की। करना है आप ठीक। वो बताइएगा तो हम कर लेंगे सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे को एक सवाल पूछना था सर। हाँ, अभी लेटेस्ट अभी 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रायल चलता है, तो उसके बारे में कुछ इनपुट्स मिलेगा तो ऑडिट कैसे ट्रायल तो उसको। मैंने लिखा नहीं था, उसको मैं शामिल कर लेता हूँ, इसमें छूट गया है पहले। हाँ ऑडिट सर। इम्पोर्टेंट है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ अच्छा, मेरा भी एक सजेशन था, जैसे क्या मतलब हर कैलेंडर में क्या क्या टाइमलाइन का और उसका कुछ सिस्टम बनाया हुआ है क्या? इस डेट तक ये करना है, इस डेट तक ये करना है। सभी सभी तरह के कंप्लाइंसेस में रहता है, चाहे टीडीएस का है तो उसमें भी डेट्स है। हाँ, इनकम टैक्स के जितने भी कंप्लायंस है सब में डेट है। आरओसी के, कंपनी एक्ट के जितने भी कंप्लायंसेस है सबका डेट फिक्स है कि नहीं इस कोई तारीख। ऐसा कैलेंडर है हम लोग के पास? कैलेंडर तो अपना बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, ओके ओके। ऐसा कैलेंडर बना हुआ कैलेंडर नहीं है। बना हुआ बहुत कैलेंडर company है है। जो अपना कैलेंडर
बनाते हैं, अपना पब्लिश भी करते हैं, सबको भेजते भी है व्हाट्सएप में। हाँ हाँ हाँ। तो वो अभी तक इस साल के लिए तो आया नहीं है किसी का भी। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो वो कैलेंडर सर से। सिर्फ सर एक रिक्वेस्ट था हाँ कि इस ग्रुप का जो टाइमिंग है सर, वो अगर शाम में ही रखा जाए, मॉर्निंग के इसमें, अगर शाम में शाम ही में। होगा ये, शाम को ही होगा, मॉर्निंग में होगा नहीं ये। हाँ, वही शाम में ही ठीक रहेगा। हाँ, शाम को ही करेंगे, मॉर्निंग में हम भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो सब हमारे जैसा थोड़ी है। सुबह उठ के जल्दी उठ के करना। सुबह होता तो अच्छा होता सर। इसका हम लोग सर तो रखेंगे एकदम शाम को एक्टिव 5 रहते बजे ही हैं। रखेंगे, 5 से 7 मैक्सिमम हम लोग करेंगे, 1.5 से 2 घंटा बस। और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर जो लोगों की क्वेरी है उस पर हम लोग ज्यादा हम लोग उस पर ध्यान दें। हाँ, आप लोग पहले डिस्कस। क्वेरी बनाइए, क्वेरी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें डीप में जाएंगे फिर बुक में। जो जो बिल्कुल क्वेरी बिल्कुल। आ रही है उसके रिलेटेड जो सेक्शन है, उसके रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे ज्यादा, ताकि बिल्कुल। एक आउट सबको एक फायदा हो सके इससे। हाँ, मान ऐसे लीजिए आप लोग कहीं सेशन तो आप लोग ऑडिट में अच्छे फंसे अच्छे हुए हैं। स्पीकर का सब जगह सुनते ही हैं, एक हम्म, से एक स्पीकर एक टॉपिक पे है, सबका वीडियो अवेलेबल है, वो सब सुन ही लेते हैं, तो उसका जरूरत नहीं है यहाँ पे वैसे पीपीटी बना के उसको प्रेजेंट करना, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये जहाँ यहाँ जरूरत पे समझ में आएगा, क्वेरी जब सेक्शन। लगेगा कि वैसा कुछ करना है, तो मैं वो बना के रखूंगा, हर हर सेशन में कुछ ना फिर कुछ जरा। वैसा दिखा दूंगा आप लोग को। गोयल से नमस्कार। हाँ नमस्कार। अपना एक वीडियो भी छोटा ऑन सा करिए, हम क्वेश्चन देख है नहीं पा मेरा। रहे हैं आपको। हाँ, राजेश जी वीडियो बोलिए। ऑन करिए अपना। गोयल सर, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। हाँ, स्टेट की जब ऑडिट की जब बात आती है तो वो हर साल जो है कमिश्नर के यहाँ से एक लिस्ट इशू होती है, कौन स्टेट की सा ऑडिट की ऑडिट। बात कर रहे हैं राजेश जी? जीएसटी ऑडिट। अच्छा, जीएसटी की ऑडिट की यहाँ नहीं बात हो पाएगी, वो आप अब जीएसटी वाले में करिएगा। अच्छा। वो तो जीएसटी डिपार्टमेंट की ऑडिट हो गई ना। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ, सेंट्रल की भी कोई ऑडिट का कुछ आता है क्या? लिस्ट ऐसा अवेलेबल है कहीं? मिल सकता है किसी ऑनलाइन साइट पर? राजेश जी, इसको जीएसटी में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक सर। ठीक। हेलो सर। हाँ हाँ जी हाँ सर, बोलिए। मेरा एक निवेदन था सर, छोटा सा। हाँ, मैं जी बोलिए। सर मतलब देखिए, अगर हम कोई एलएलपी उठा रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर रहे हैं या ओपीसी का कर रहे हैं या किसका भी, तो हम्म। लाइक स्टार्ट टू एंड उसका क्या क्या रहता है? भले एक ही टॉपिक लिए उसको 2-3 वीक अपन करें और उसको कंप्लीट करें। मीन्स ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन आपका जैसा होगा। सजेशन अच्छा है, मेरे दिमाग में भी था ये चीज कि हम लोग एक कंपनी का ऑडिट शुरू से करें लास्ट तक, पूरी चीजों को लाइन बाय लाइन बात करें उस पर कि ये जी कंपनी का ऑडिट शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, पहले ऑडिट प्रोग्राम से लेकर के कौन कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को करते हुए कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पर लागू होगा, केस स्टडी बनाना पड़ेगा उसके लिए। और उसमें फिर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैसे डिस्क्लोजर होगा, कैसे बैलेंस शीट बनेगा, कैसे कारो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और सब एस्पेक्ट्स को देखते हुए उसको क्लोज करें। यही आप चाह रहे हैं ना। फिर सर, जैसे लाइक कंपनी का हुआ, सेम एलएलपी का अपन ये करेंगे, उसके बाद ओपीसी 1% कंपनी के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है ना सर, जो टाइमली रिटर्न फाइलिंग हुआ या जो जो वो प्रोसीजर भी थोड़ा उसके ऊपर भी जाएंगे हम। ठीक है, मतलब चीजें बहुत हो गई है, मतलब इसमें इस तरह से है कि अब इसको जो है ना, ये वीकली होगा नहीं? हाँ, इतने साल की बातें इसमें आ रही है और इतनी साल के चीजों को हम लोगों को यदि डिस्कस करना है, तो बहुत बड़ा, बहुत एक सागर जैसा चीज लग रहा है हमको तो सामने में भी। वीकली करना फिर वीक। सर भले ये थोड़ा लंबा चले, लेकिन इसको अपन करेंगे तो लंबा कंटिन्यूसली। ही चलाना होगा, एक साल में तो हम लोग सब पूरा कवर भी नहीं कर पाएंगे। सर कैसा ये फिर मेरा कोशिश ये रहेगा आ जाए सर। कि हम लोग जो है ना, जुलाई तक में कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऑन फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3, ये हम लोग कर ले पूरा, ताकि कंपनी ऑडिट सब आराम से कर सके। और टैक्स ऑडिट पे अगस्त में बात करें हम लोग। टैक्स हम्म। ऑडिट के क्लॉजेज है, 3CA, 3CB, 3CD, इस पे अगस्त पे हम लोग बात करेंगे। इस बीच में बात नहीं करेंगे टैक्स ऑडिट पे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ताकि अगस्त तक में आप कंपनी ऑडिट के लिए रेडी हो जाए, जुलाई तक में, और अगस्त सितंबर में आपको टैक्स ऑडिट करना होता है, तो उसे अगस्त में टैक्स ऑडिट पे बात कर लें हम लोग। और सितंबर महीना हम लोग सबको छोड़ दें अपना काम करने के लिए, सितंबर और अक्टूबर। हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। सर एक सजेशन ऐसा भी है। हम्म। कल का हाँ रचित जी बोलिए। सर ऐसा भी है कि हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट और ये वाले पीएनएल ट्रेनिंग का, नहीं। अलोंग हाँ विथ नोट्स टू द अकाउंट्स, तो वो हाँ वो चीजें हम लॉक कर सकते हैं कि इतने पॉइंट्स तो कोई भी बैलेंस शीट में आने ही चाहिए। कई बार हाँ। क्या होता है
कि कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो या यस नो या नॉट एप्लीकेबल भी हमको लिखना पड़ता है, तो हम छूट जाते हैं। हाँ, तो वो फॉर्मेट भी एक बार। वो फॉर्मेट हम लोग शेयर करेंगे। एक हाँ अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, कोई भी कंपनी का जब ऑडिट कर रहे हैं तो उसके हाँ अकाउंटिंग पॉलिसी को ड्राफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ हाँ और उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी आपको मैंडेटरी लिखना ही पड़ेगा, वो कम से कम एक बेसिक मिनिमम क्या है वो बताएंगे हम लोग। हाँ, कि इसके ऐसा अलावा भी उन्होंने वो क्रिप्टो अकाउंट से में अकाउंट ट्रेडिंग डिपेंड नहीं करता है किया, कि और ऐसा क्या भी क्या हमको बातें लिखना लिखनी पड़ता है। है ऐसा। फिर कई बार क्या होता है, सीएस के एंड से क्वेरी आता है कि आपने इतने इतने पॉइंट नहीं लिखे हैं, तो ये आप लिखो फिर से, हाँ फिर सिग्नेचर फिर से करवाने पड़ते हैं। हाँ, वो तो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल 3 के हाँ जो रिक्वायरमेंट वो तो फुलफिल करनी ही है। जितनी हाँ डिस्क्लोजर आपको देनी है, भले वो एप्लीकेबल हो या ना हो, उसको तो करना ठीक जरूरी है। ठीक। अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको सब चीज देना ही है कि आप किस हाँ किस चीज के लिए कौन कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी अपना रहे हैं। डेप्रिसिएशन के लिए आपका क्या पॉलिसी है, आपका लीजिंग के लिए क्या पॉलिसी है, हम्म, फिक्स्ड एसेट्स के लिए क्या पॉलिसी है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। उस पॉलिसी के बारे में तो लिखना ही है, तो वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सब। तो ठीक बाकी है शेड्यूल 3 जब हम लोग करेंगे तो शेड्यूल 3 में तो सब चीज आ ही जाएगा आपका। ठीक है सर, ओके, थैंक और किसी को कुछ कहना हो? सर कुछ हम लिक्विडेशन के भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, वॉलेंटरी इस पर लिक्विडेशन, वॉलेंटरी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन पे नहीं हो पाएगा, तो वो सब कंपनीज एक्ट का पार्ट है। ओके। आप म्यूट है, आप पहले अनम्यूट हाँ कर हाँ, लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कंपनीज एक्ट का एक सेपरेट ग्रुप बनाया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो। और मैं तो कहूंगा कि आप ही लोग में से कोई एक कंपनीज एक्ट उठा लीजिए और एक कर लेते हैं। भले महीने में एक बार मिल जाए या फिर किसी को इनवाइट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। और किसी का कोई इनपुट? अनिमेश, अरविंद जी। Sir, namaste. Everything is going good, sir. हाँ, एनी योर इनपुट, एनीथिंग स्पेशल टू बी डिस्कस्ड और टू बी एडेड और As एवरीथिंग of, कवर्ड? as of now, it is good, sir. They have covered everything extensively. ओके If we go as per plan, it will be very good. ओके। ओके ओके, थैंक यू। सीए राजेश अग्रवाल जी। प्रवीण जी। सर अगर टॉपिक्स ऐसे बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे सर? फ्रिक्वेंसी तो अभी वीकली वंस इन अ वीक ही रखेंगे हम लोग। यदि कभी डिस्कशन के दौरान महसूस हुआ कि नहीं इस पे हम लोग को जल्दी बात करने की जरूरत है, तो वीक में एक दिन और बढ़ा देंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। पर्टिकुलर विषय के लिए, जो विषय कुछ इंपॉर्टेंट विषय यदि सामने आ गया है, तो उस विषय के लिए हम लोग एक दिन और बढ़ा सकते हैं उसको, उस पर्टिकुलर विषय के लिए। ओके ओके। सर ये स्टार्टिंग हम कर सकते हैं जो फॉर्मेट है कंपनी में, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है डिवीजन 3 में, हाँ, शेड्यूल 3 उसके तो बात करेंगे हम लोग, उसके बारे में तो बात हुई है। स्टार्टिंग वहां से कर सकते हैं क्योंकि उससे स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी आगे। आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कि शेड्यूल 3 से? शेड्यूल 3 फॉर्मेट से करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी कवर्ड ऑटोमेटिकली, आई गेस। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर उसमें कवर होगा। तो हम लोग शेड्यूल 3 से शुरू कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा विषय है। कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पहले समझ में आ जाएगा। हम्म। तो नेक्स्ट वीक क्या हम लोग शेड्यूल 3 से शुरू करें? यस सर, आई रिकमेंड दैट। Yes, sir. Schedule 3 सही है। ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ, फिर शेड्यूल 3 पे ही मैं तैयारी करूंगा फिर नेक्स्ट वीक के लिए। हम लोग फॉर द स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ना, तो वीक में 2 बार हो सकता है कम से कम इस मंथ में। हाँ, तो फ्राइडे के अलावा संडे कर सकते हैं क्या हम लोग? क्या कह रहे हैं आप लोग? सही रहेगा सर, संडे को होना चाहिए। ये सर कर Yes, सकते sir. हैं। Okay, sir. It's good. सर बिकॉज अभी आप जुलाई तक जो आपने शेड्यूल किया है सिर्फ अभी 12 हफ्ते ही बचे हैं सर। हाँ हाँ, ठीक मतलब है। क्या? सर संडे हाँ, को किया जा सकता है संडे टाइमिंग। इवनिंग। संडे सर इवनिंग में मॉर्निंग। बहुत लोगों का कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स रहता है जनरली।
सुबह कर लीजिए सर, सुबह ही बेटर है। मॉर्निंग में भी कर सकते संडे को फिर मॉर्निंग 11 बजे क्या है, जनरली सब कोई अवेलेबल रहेंगे जैसा मुझे लगता है। तो संडे 11 बजे नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करें, सबके लिए ओके है? नहीं, संडे मत करिए, नेक्स्ट तो फ्राइडे ही करिए, अभी एक सप्ताह का समय तो चाहिए बीच में ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो ठीक है। टॉपिक सर तैयार कुछ करना हो पब्लिक ना जैसे हॉलीडेज कि। यूज कर सकते हैं सर, इन केस हाँ, पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज के दिन हम लोग कर सकते हैं ये सब, हम लोग ग्रुप में देख लेंगे कितने जन अवेलेबल यदि सब है तो हम लोग उस दिन कर सकते हैं। संजय, इस ग्रुप में कोई कोई अवेलेबल नहीं होता, टाइमिंग तो डेट और टाइम हम ही लोग को फिक्स करना होगा। फिक्स करना पड़ेगा, वही बात हाँ है। हैं। संडे को छोड़ दें, सैटरडे इवनिंग में फ्राइडे और सैटरडे की सेम टाइमिंग रख सकते हैं 5 से 7। ये कर सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे कंटिन्यूअस 2 दिन हम लोग कर सकते हैं, तो क्या है यस कि एक लंबा पीरियड कंटिन्यूएशन में मिल जाएगा, कंटिन्यूएशन यस यस यस। उसको हाँ, कंप्लीट करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। फ्राइडे सैटरडे इवनिंग 5 to फ्राइडे 7। सैटरडे इवनिंग 5 to 7 कर सकते हैं हम लोग। हम्म। तो संडे को काफी लोग अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, हाँ, कभी संडे को कभी। बहुत लोगों का मूड चेंज हो जाता है, नहीं करना चाहते हैं यस इसलिए। यस यस। ठीक है, तो ये रहा फ्राइडे सैटरडे, अभी हम लोग करते हैं 2 दिन 5 to 7। ठीक है तो सर। फिर शेड्यूल 3 अब पे ही ना हम लोग पॉइंट आउट करेंगे फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे, अब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को सीधा शुरू करेंगे। हमने नेक्स्ट शेड्यूल 3 फ्राइडे पे ही सैटरडे चलेंगे ना दोनों हम दिन लोग। होगा। हाँ हम लोग कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 पे ही चलेंगे ना हम लोग। हाँ, शेड्यूल 3 से ही शुरू करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है सर। तो ठीक है। सबको शेड्यूल 3 पे सभी को तैयारी करके आइएगा, ताकि हम लोग उस पर जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे उस दिन। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पहले हम दे देंगे, एक ठीक है। शुरू कर देंगे, कोई पीपीटी बन पाएगा तो वो हम बना देंगे, और उसके हिसाब से हम लोग फिर एक बार पहले आधा घंटा उसको समझ लेंगे, शेड्यूल 3 को ओवरव्यू कर लेंगे, फिर सब पे क्वेरी उससे रिलेटेड उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है आज सर। कंक्लूड किया जाए फिर। जी। ओके, सो तो थैंक यू थैंक यू संजय ऑल, पटेल थैंक जी। यू फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ग्रुप क्रिएट किया बहुत सर। अच्छा। थैंक यू चलिए सो मच। चलिए, थैंक यू सर संजय जी। प्रीतम बोल रहे थे वेस्ट बंगाल से सर। क्या कह रहे हैं प्रीतम? हेलो हाँ प्रीतम जी। सर, बोल रहे कि जैसे सर बोल रहे कि पीपीटी करेंगे ऐसे जैसे आपका जीएसटी में एक बुक बनाए थे, ऐसे ही बुक मिल जाए तो हम लोगों का अच्छा हो जाएगा। बुक हम नहीं बना जैसे पाएंगे। हाँ, एक मिनट। देखिए, वही आप बोल रहे थे सर, कंपेयर प्रैक्टिस मत को। कीजिए, कंपेयर होता होगा नहीं, हम्म। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, और हर एक का अपना अपना, सागर जैसा टॉपिक है ये। हाँ, इसको- स्पेशल क्वालिटीज होता है। बुक बुक मुझे 25 साल हाँ, में लिखते हुए मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन सबका अपना अपना सिस्टम होता नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। है ना? मेरे जैसे जैसे सर मेरा कंपनी एक्ट का कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन इधर इधर तो मेरा कंपनी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे हम हाँ, लोग को जैसे इंडिविजुअल और फार्म में ही काम करते हैं, और ईच में हम लोग काम करते एक हैं। काम करते हैं, सब लोग एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम लोगों के बारे में पता है कौन कहाँ से है, लेकिन संजय जी को नहीं पता है, तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उनको भी पता हो कौन कौन कहाँ कहाँ से हैं। प्रीतम जी, आप ही से शुरू करते हैं। ठीक है सर, मैं वेस्ट बंगाल से है, मेरा नाम प्रीतम कुमार दास है। मैं वेस्ट बंगाल रामपुरहाट जो है उधर प्रैक्टिस करते हैं, मेरे 6-7 ईयर हो गया प्रैक्टिस में। मैं एडवोकेट हूँ, इनकम टैक्स और जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं बस। कंपनी में इधर इधर हम लोगों का कंपनी इतना नहीं है, इसलिए मैं कंपनी में उतना मुझको नॉलेज भी नहीं है सर। तो आप ही के सेशन से बहुत अच्छे सर नॉलेज मिल गए कि हम कैसे स्मॉल कंपनी, ये कैसे होता है, कैसे स्मॉल कौन सी सेक्शन में, बहुत सारा नॉलेज मिल गया सर एक दिन में। चलिए, कुछ वेलकम। भी नॉलेज नहीं था सर, इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बस शुरू। लेकिन हाँ, सेशन शुरुआत किए हैं तो सर अब बहुत इंटरेस्ट लग रहा है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रीतम। थैंक यू सर। प्रजापति जी, जी सर, तो बताइए। मेरा नाम तीरथ प्रजापति है सर। मैं भी वेस्ट बंगाल से ही हूँ, रायगंज से, उत्तर दिनाजपुर। सर फिलहाल तो अभी इनकम टैक्स और जीएसटी का ही ज्यादा काम करते हैं, कंपनी में सिर्फ 2 काम ही कर रहे हैं। हम्म। तो अब आगे काम करने का मन था, इसीलिए कंपनी ऑडिट का भी थोड़ा सेशन देख रहे हैं सर। और सीए फाइनल में भी हूँ, तो अभी कंपनी का थोड़ा नॉलेज रखनी पड़ेगी। हाँ, जल्दी पास कीजिए आप, सीए बनिए। ऑल द बेस्ट। बस जी सर। अजय थैंक यू। जी, अजय तिवारी जी। सर अजीत।
अजीत तिवारी जी, सो सॉरी। हाँ सर मैं सी अजीत तिवारी बोकारो से हूँ, और संजय सर के प्रोफेशन से रिलेट करता हूँ। हाँ और इनका सेमिनार तो खैर ज्वाइन किया ही है, आपका और संजय सर का, दोनों का। हाँ हाँ। जरूरत पड़ेगी तो मिलने पहुंच जाएंगे। और क्या, बोकारो तो आते ही है संजय जी। हाँ, आप थे शायद, हम जब गए थे वहाँ एक दो हाँ बार। हाँ बिल्कुल। हाँ 43 BH पे जो हम लोगों का हुआ था हाँ, सेमिनार। 43 हाँ। पे जब। प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अमित जी, अजीत जी, अनिमेश, अरविंद जी, राजेश जी। राजेश अग्रवाल जी को तो खैर जानते ही हम लोग। हाँ, नहीं, अपना परिचय बाकी सबको देंगे ना। हाँ सर वो जरूरी है। हाँ राजेश जी बोलिए, अनम्यूट करके। अनम्यूट आई एम नहीं, पहले अरविंद। अनम्यूट करिए अपने आप को। राजेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं है आप, अनम्यूट पहले आप करिए। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, आप बताइए। गुरुदेव मेरे इसमें माइक नहीं है यार, इसको लिखना पड़ेगा। हाँ आवाज आ रही है आपकी, राजेश जी बोलिए। मेरी आ रही है आवाज? हाँ, हाँ आवाज आ रही है। हाँ, ओ तब ठीक, मेरे को पता ही नहीं कि भाई माइक माइक भी है कि नहीं चालू। हाँ। आप क्या बताना, मैं सुना नहीं। आप कुछ मंत्र बोल रहे थे, वो सुनाई दिया हमें। इंट्रोडक्शन, मंत्र नहीं बोला कुछ। ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को, अच्छा ग्रुप। अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ राजेश अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जमशेदपुर, प्रैक्टिसिंग, बस। कितने साल से, ये तो बता दीजिए। हाँ जी, कितने साल से? किस साल से? कितने साल से 25 प्रैक्टिस इयर्स हो में है? गए। हाँ। कितने साल से प्रैक्टिस में हैं आप? 25 इयर्स हो गए। बाप रे बाप, सबसे सीनियर यही है लग रहा है हम लोग में से। हाँ। चलिए प्लस वेलकम। जमशेदपुर ब्रांच के चेयरमैन भी रह चुके हैं ये अच्छा, पहले। जमशेदपुर ब्रांच के चेयरमैन भी रह चुके हैं, गुड गुड। अरविंद जी। Sir, I am Arvind. I was in industry for past 15 years. हाँ Chartered accountant. I was into indirect taxation. I हाँ worked in infrastructure companies like GMR, Infosys, and Tally Solutions. ओके। And from past 2 years, I am into practice, majorly focusing on GST and GST compliance and litigation. From last 17 years, as I am in major focus is on indirect tax. I want to get help like this in other areas like company audit and tax audit, which will be a platform. मुझे नहीं पता था अरविंद जी, आप जीएमआर, इंफोसिस, टैली सॉल्यूशंस में अच्छा नौकरी कर रहे थे, आप कैसे प्रैक्टिस में आ गए? आ गए सर, ऐसा ही तो। नंबर हम दे दे रहे थे। चलिए अजीत प्रसाद जी। सर मैं ऑलमोस्ट 16 साल से कंप्लायंस में हूँ सर। अभी केके सर के साथ मिलके आई जस्ट वांट टू जस्ट फोकस ऑन जीएसटी लिटिगेशंस एंड एडवाइजरी सर। तो लकीली मुझे कंपनी ऑडिट इनकॉर्पोरेशन से लेके लिक्विडेशन तक भी काम किया है, तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट था। अभी ऑलमोस्ट 2 साल से जीएसटी का लिटिगेशन के लिए देख रहा हूँ सर। वैट में भी काम किया था, बट जीएसटी अभी थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया सर आपसे लेके। ओके जब आई थिंक नवंबर 22 से आपसे जुड़ा हूँ सर। ओके, एक्चुअली हाँ, अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू थैंक यू। राजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, वो फिर आपसे रिलेटेड है, मेरे को ध्यान आया ये तो ऑडिट का सेक्शन है ना। पर डायरेक्टर सिटिंग फीस हम पूछ रहे थे, अच्छा कंपनीज में तो बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टर सिटिंग फीस के बारे में पूछना था। हाँ करेंगे जीएसटी में। अगर मान लो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड इन जीएसटी, करते हैं तो फिर जीएसटी की बात। तो फिर क्या फिर वही जीएसटी आ जाती है जीएसटी के बारे में बाद में। पर जीएसटी सिटिंग के ग्रुप में डायरेक्टर सिटिंग फीस रिलेटेड विद जीएसटी, ठीक है। चलिए करते हैं बात। हाँ रवि नारायण जी, प्रतीक। मेरे को ध्यान है इसलिए मैं चुप हो गया, फिर आप पूछे तो इसलिए प्रतीक। हाँ यस सर। प्रतीक बताओ, अपने बारे में बता दो। तो सर मैं प्रतीक मित्रुका, हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ, सीए बाय प्रोफेशन। तो सर मेरे पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है सब जितना, अभी 1.5 ईयर से सीए हूँ मैं। और तो अभी आप जो भी बातें करते हैं सब कुछ सीखने वाला ही है मेरे लिए, तो हर चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा आर्टिकलशिप के वक्त थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑडिट का, आर्टिकलशिप के वक्त थोड़ा एक्सपोजर मिला था ऑडिट का, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। नहीं प्रतीक, तुम इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई डाउट नहीं।
थैंक यू सर। वेलकम। रवि नारायण जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Myself, Ravi Narayan from Odisha. Basically, I am Odisha and residing at a small town of Odisha, Fulbani, Kandhamar district. So, myself is a BSc LLM and doing as a practitioner advocate, particularly in indirect taxes, GST, since 2018. My main concern is the GST litigations. You know, GST is there is a lots of allied laws are there. So income tax also has a rule playing the GST during the audit times and investigations and audits also. So that's why I'm interested to learn about something. GST. वेलकम रवि नारायण जी। अमित ठाकुर जी। 5559 अमित जी। सर का आधार कार्ड बच गया बस। सॉफ्ट कॉपी है तो सही लगे, उसका एड्रेस पुराना है। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अमित ठाकुर। मैं पिछले 10 साल से इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा कोर एरिया इनकम टैक्स जीएसटी है, कंपनी लॉ और इसमें बहुत कम है सर, मतलब ना के बराबर है। सर से अभी सब सीखना चाहता हूँ सर। ओके। और सर के साथ पिछले में काफी सालों से जुड़ा हूँ, जीएसटी अपडेट कर रहे हैं सर सबके साथ हम। चलिए, थैंक यू। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय गोयल जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फ्राइडे हम मिलेंगे फिर शेड्यूल को लेकर के। नेक्स्ट फ्राइडे व्हाट्सएप में अपडेट आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सो मच।